हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ धाकड़ कॉन्सेप्ट। मैं आपके लिए लेकर आया हूं 19 मई की सुबह को 18 मई तक की खबरों का पूरा सार और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विद एमसीक्यूज, जिसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा, रिसेंटली गवर्नमेंट अनाउंस दैट ओनली इंडियन ब्रांड्स विल बी सोल्ड प्लेस फॉर सेलिंग इन द कैंटीन्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी किस ऑर्गेनाइजेशन में केवल भारतीय उत्पाद की ही बिक्री होगी। तो ये है आंसर इसका सीएपीएफ। सीएपीएफ का मतलब है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। अब आप देखिए यहां पर कि ये घोषणा की थी हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने, और उन्होंने बोला था कि 1 जून 2020 से सीएपीएफ के कैंटीन में केवल जो है स्वदेशी सामान ही बिकेंगे, और लाखों की संख्या में जो फैमिलीज इन सामान का प्रयोग करती है उनको इंडिया का मेड प्रोडक्ट ही मिलेगा। आपको पता होगा थोड़े टाइम पहले एक आत्मनिर्भर भारत का हमारा कैंपेन चला था, और आत्मनिर्भर भारत के कैंपेन में हमने स्वदेशी के ऊपर बल दिया था। साथ साथ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन, उन्होंने भी बोला था कि 200 करोड़ रुपए तक का अगर कोई टेंडर होगा तो उस टेंडर में विदेशी कंपनियां भाग नहीं ले पाएंगी, यानी केवल और केवल स्वदेशी फर्म को ही ये मौका दिया जाएगा कि वो 200 करोड़ तक के टेंडर में, यानी एमएसएमई के ऊपर उनका जोर था कि छोटे टेंडर में केवल घरेलू कंपनियों को मौका मिले, विदेशी कंपनियों को मौका नहीं मिले। तो ये एक कदम स्वदेशी की तरफ है और हमें भी अपने दैनिक जीवन में इसका सपोर्ट करना चाहिए और बहुत सारी चीजों में इसका ध्यान रखना चाहिए। अगर हम बात करें सीएपीएफ की, तो सीएपीएफ जो है एक बड़ा संगठन है जिसमें कई सारे संगठन शामिल हैं। जैसे उसमें असम राइफल शामिल है, उसमें आपका बीएसएफ शामिल है, उसमें आपका सीआईएसएफ है, उसमें आपका सीआरपीएफ है, उसमें आपका आईटीबीपी है, उसमें आपका एसएसबी है, उसमें आपका एनएसजी है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल हैं। तो अगर इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बात करें, असम राइफल्स जो है वो इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर तैनात है और इंडिया और म्यांमार की बॉर्डर की रक्षा करने का काम है इसका। इसी तरीके से जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कोई बॉर्डर स्पेसिफिक है या जनरल काम करते हैं। तो ये सारे आर्म्ड फोर्सेज हैं और ये सीधा होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करते हैं। एक्चुअली हमारी जो आर्मी है उसकी संख्या करीब 11 से 13 लाख है, लेकिन ये कई सारे रेस्ट्रिक्शन है कि आप आर्मी कितना रख सकते हो, इसीलिए उस आर्मी की संख्या को न बढ़ाकर हमने सारे ये जो है आर्म्ड पुलिस फोर्सेज बनाए हैं ताकि जरूरत के समय काम भी आ जाए और ये आर्मी की गिनती में भी ना आए। तो ये जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये इंडिया के साथ में जो पाकिस्तान की बॉर्डर लगी है या फिर बांग्लादेश की बॉर्डर लगी है, तो इंडिया बांग्लादेश और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे तैनात है। सीआईएसएफ का मतलब है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी का मतलब है कि जितने भी पीएसयूज हैं, इंपोर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं या वीवीआईपी प्रोटेक्शन है, उसका काम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के जवान करते हैं। सीआरपीएफ का मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, और रिजर्व का मतलब है कि रिजर्व ही रहता है अन्य कामों में, कहीं पर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस होते हैं या फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन करना होती है या फिर चुनाव वगैरह में होती है, तो वहां पर जनरल ड्यूटीज लगती हैं। आईटीबीपी का मतलब है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसका काम जो है चाइना के साथ में जो 3-3.5 हज़ार की हमारी किलोमीटर की बॉर्डर है, ये नेपाल लद्दाख वगैरह में, तो वहां पर रक्षा का काम इसका है। फिर एसएसबी की बात करें तो इसको बोलते हैं सशस्त्र सीमा बल, और सशस्त्र सीमा बल जो है वो इंडिया के साथ में नेपाल और इंडिया के साथ में नेपाल के अलावा भूटान, इन दोनों की बॉर्डर पे सिक्योरिटी का काम करती है। एनएसजी जो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है वो काउंटर टेररिज्म यूनिट है, यानी टेररिज्म से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन है उसमें एनएसजी को ले जाया जाता है। तो ये कई सारे सीएपीएफ में ये ऑर्गेनाइजेशन है जिनके बारे में मैंने आपको बताया, एक ब्रीफ जानकारी आपको दी है। थोड़ा जीके आपका स्ट्रांग होगा इससे, और बार बार जब पढ़ने में आता है तो आपका जीके स्ट्रांग भी होता है। साथ ही साथ अगर हम एक एमसीक्यूज लेके आ रहे हैं, यानी एक सवाल हम लेके आ रहे हैं, तो उसमें आप सिर्फ ये मत देखिए कि इसका आंसर क्या है, उससे रिलेटेड डिटेल है, चाहे सवाल 10 ही हो, लेकिन उससे रिलेटेड डिटेल अगर आपके पास होगी तो आपका जनरल नॉलेज भी बढ़ेगा और रोज का ये 10-15 मिनट में कई सारे क्वेश्चंस आप एक साथ कवर कर पाएंगे। हो सकता है आपके एसएससी या रेलवे में ये क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया और नेपाल की बॉर्डर पे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है, तो फिर उसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि उसमें एसएसबी वर्क करता है। तो ऐसे इस तरीके से कई सारे ऑर्गेनाइजेशन आपके इसमें हो सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बीमारी के लिए जेड स्कैन विधि आईआईटी धनबाद और सीएसआईआर के द्वारा विकसित की गई थी? तो सीएसआईआर का पूरा नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके द्वारा एक विधि विकसित की गई है जिसको जेड स्कैन विधि बोलते हैं, और इस विधि के द्वारा ये आंसर होगा आपका पार्किंसन जो बीमारी है उससे रिलेटेड जांच इजीली और अच्छी तरीके से हो पाएगी। तो पार्किंसन जो है
आपके न्यूरॉन से न्यूरोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसमें कई सारे मोटर सिम्टम्स होते हैं और इसमें आपके नर्व्स का जो है मसल्स का मूवमेंट रुक जाता है या उनमें रिजिडिटी हो जाती है या फिर डिले मूवमेंट होता है। आपका दिमाग अगर किसी आपके मांसपेशी को या फिर हम कहेंगे कि किसी मसल को अगर कोई डायरेक्शन देता है कि जैसे आपका हाथ एक कप को पकड़ने के लिए आपका दिमाग से इंस्ट्रक्शन आया, तो वो इंस्ट्रक्शन बहुत डिले जाएगा। आपका दिमाग का प्रोसेस तेज होगा लेकिन इंस्ट्रक्शन जो है बहुत डिले होगा। तो इसमें कई सारी चीज़ें होती है, पुअर बैलेंसिंग हो जाती है, चलने में दिक्कत आती है। तो ये पार्किंसन की बीमारी है और इसको क्योर तो नहीं किया जा सकता, हाँ इसको थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। तो 6 से 60 साल के लोगों के बीच में ये बीमारी कॉमन है और कई सारे लाखों लोग जो हैं इससे वर्ल्ड वाइड जो है करीब 10 मिलियन लोग जो हैं इससे पीड़ित हैं। तो इसके लिए एक जेड स्कैन विधि जो है नई खोजी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस कार्यक्रम को जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा जनजातीय युवाओं की डिजिटल स्किल के विकास के लिए लॉन्च किया गया है? यानी डिजिटल स्किलिंग ऑफ द ट्राइबल यूथ के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है डिजिटल स्किलिंग के लिए वो है गोल, और ये जो मंत्री है जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री वो है अर्जुन मुंडा। तो इनके द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया। अगर हम बात करें गोल की, तो गोल का पूरा नाम है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स प्रोग्राम। इसका पूरा नाम है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स प्रोग्राम, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स प्रोग्राम। तो ये इस गोल का पूरा नाम है। इसमें क्या होगा, ये फेसबुक के साथ में पार्टनरशिप में चलाया जा रहा है और इसमें युवा जितने भी हैं, जो जनजातीय युवा हैं, वो उनको स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाएगी या फिर हम कहेंगे कि उनकी स्किल डेवलप की जाएगी। इसमें एक्चुअली 3 कोर एरिया पे काम किया जाएगा। एक तो उनकी डिजिटल लिटरेसी के बारे में, यानी डिजिटल लिटरेसी जो डिजिटल डिविडेंड है इंडिया में या डिजिटल डिवाइड है इंडिया में, उसको कम किया जाएगा। साथ ही साथ उनको लाइफ स्किल भी सिखाई जाएगी और उनमें लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप वो भी क्वालिटी विकसित की जाएगी। तो ये कई सारे काम किए जाएंगे और ये कैसे किए जाएंगे, इसमें फेसबुक जो कि पार्टनर है, तो मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही ये जितने भी युवा होंगे, बहुत ज़्यादा संख्या में तो नहीं है, करीब 5000 युवाओं को चयनित करेंगे, तो ये उनको प्रोवाइड किया जाएगा और उस इंटरनेट और स्मार्टफोन के माध्यम से ये सारे कई सारे जो है गुण सीखे जाएंगे। और इन 5000 युवाओं को ट्रेन करने के लिए, ये विकसित करने के लिए, उनकी स्किल विकसित करने के लिए करीब 2500 मेंटर्स की नियुक्ति की जाएगी, जो उसके लिए फेसबुक जो है इनको सहायता भी प्रोवाइड करेगा। यानी एक मेंटर पे 2 युवा काम करेंगे, यानी 5000 के लिए 2500 मेंटर्स की नियुक्ति की जाएगी। तो एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जो हमारे जनजातीय युवा हैं उनको आजीविका में भी आसानी करेगा उनको। नेक्स्ट है, फेसबुक ने हाल ही में किस GIF प्लेटफॉर्म को $400 बिलियन की डील में खरीदा है? उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो GIF जो है ये एक प्लेटफॉर्म है। आपने देखा होगा कि पिक्चर में आपको दिखता है कि है तो पिक्चर, लेकिन उसमें GIF फॉर्मेट आता है और उसमें ऐसा लगता है कि वो मूवमेंट कर रहे हैं, यानी एक वीडियो का फॉर्मेट टाइप होता है। तो उस एक कंपनी है, उसको इन्होंने खरीदा है। तो GIF का पूरा नाम अगर आप बात करें तो ग्राफिक, यहाँ लिख देता हूं मैं, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। तो ये ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। इसके लिए एक बड़ी कंपनी है न्यूयॉर्क की, उसको 400 बिलियन में खरीदा है। तो इसका आंसर होगा गिफी नाम की एक कंपनी है, उसको फेसबुक ने हाल ही में इसलिए खरीद लिया है और इस गिफी को वो अटैच कर देंगे इंस्टाग्राम के साथ में। तो गिफी को खरीद के इसके साथ में हो गया। तो फेसबुक के साथ में देखिए इंस्टा है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है और अभी जियो में भी आपको पता होगा 9.99% हिस्सेदारी उन्होंने खरीद ली है। तो काफ़ी सारा ये काम किया जा रहा है। फेसबुक मार्क जकरबर्ग की कंपनी है, अभी आपको दिखा होगा घर पे कट लेके हुए नजर आए थे वो। चलिए, राष्ट्रीय डेंगू दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो डेंगू जो है एक बीमारी है और आपको पता होगा मच्छर के काटने से होती है। तो कई बार ये घातक रूप भी ले लेती है, कई सारे लोगों की जान भी इसमें चली जाती है। जैसे इस तरीके से कोविड-19 का केस है, उस तरीके से डेंगू है। तो 16 मई को, हालांकि ये कॉन्टेजियस नहीं है, एक दूसरे से नहीं फैलती, केवल मच्छर के काटने से फैलती है। तो 16 मई को ये दिवस मनाया जाता है और एक मच्छर होता है एडीज इजिप्टी। तो एडीज इजिप्टी नाम के मच्छर से ये फैलती है, इस मॉस्किटो के द्वारा फैलती है। तो 16 मई को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये मनाया जाता है और जागरूकता फैलाई जाती है। जैसे आपको पता होगा कहीं पर भी पानी का भराव नहीं हो, मच्छरदानी में सोना चाहिए, मच्छरों को भगाने के रिपेलेंट्स होते हैं, जो उनकी दवाएं होती है, उनका प्रयोग करना चाहिए। तो उसी की जागरूकता के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्वास्थ्य सभा की 2 दिवसीय वार्षिक सभा कहाँ पर आयोजित की जा रही है?
तो देखिए WHO आपको पता होगा एक संगठन है और उसकी 2 दिवसीय मीटिंग होती है, वार्षिक सभा होती है, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। और ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली अभी कहाँ आयोजित की जा रही है, तो ये आयोजित की जा रही है जिनेवा में। अब इसके बारे में अगर थोड़ी बातें जाने तो एक तो सबसे पहले तो भारत से जो हमारे चिकित्सा मंत्री हैं हर्षवर्धन जी, उन्होंने वर्चुअल मीटिंग में भाग लिया, यानी यहाँ पर वे उपस्थित नहीं हुए लेकिन उन्होंने भाग लिया है। ये मीटिंग का क्यों मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, चाइना के पर्सपेक्टिव से, दूसरी दुनिया के पर्सपेक्टिव से। आपको पता होगा कोविड-19 एक वैश्विक महामारी हो गई है और कोविड-19 का सोर्स जो है बोला जा रहा है कि चाइना से है और एक जूनोटिक बीमारी इसको बोला जा रहा है, यानी पशुओं से फैली है। तो वहाँ का जो मार्केट है उस मार्केट से बोला जा रहा है कि वहाँ का चमगादड़ वगैरह सारी चीज़ें कटती हैं, उनसे ये बीमारी फैली है। तो इसकी जांच के लिए WHO पर प्रेशर बनाया जा रहा है और इस जांच के लिए करीब 61 देश थे जिसको भारत ने भी ज्वाइन किया और सबने बोला है कि इसकी स्पेसिफिक जांच होनी चाहिए और चाइना पे जो है दबाव बनाया जा रहा है। तो इन सब के लिए जैसे इसमें रशिया भी शामिल है, इसमें जो परमानेंट काउंसिल है उसमें रशिया, ब्रिटेन और आपका फ्रांस, ये सारे देश इसमें शामिल है। एशिया से बांग्लादेश ने इसका सपोर्ट किया, भूटान ने इसका सपोर्ट किया है, इंडिया बीच में थोड़ा कर रहा था, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन इंडिया ने भी इसका सपोर्ट किया है। तो इन सारे मुद्दों पर WHO एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो WHO एक एनिमल हेल्थ के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। उसके साथ मिलकर कोविड-19 के जो जितने भी सोर्सेज हैं वो उनको चिन्हित करेगा, ये इसके लिए काम किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और अभी 18 से 19 मई के बीच में इसको किया जा रहा है। आपको पता होगा USA ने भी बहुत सारा यहाँ पर किया था और USA ने बोला था कि हम WHO को फंडिंग रोकेंगे, क्योंकि चाइना ने बहुत डिले किया था इस बीमारी के बारे में बताने के लिए और ये बताने में बहुत डिले किया था कि मैन टू मैन फैलती है बीमारी। और इसके अलावा WHO ने भी शुरुआती दौर पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह पे जो पाबंदियां थी उन्होंने बोला था कि इसको नहीं लगाना चाहिए और ये आदमियों से इंसानों में नहीं फैलती हैं। तो इसमें WHO की भूमिका भी संदिग्ध है और चाइना की भूमिका भी संदिग्ध है। तो चाइना पे कुल मिलाकर ये प्रेशर बनाया जा रहा है। ये चाइना पे जो प्रेशर बनाया जा रहा है उसका आप अगर वर्ल्ड इंसिडेंट को ऑब्जर्व करें तो आप ये भी देखेंगे कि चाइना के अगेंस्ट इंडिया नहीं जाए तो उसमें भी चाइना ने इंडिया को एक तरीके से घेरने के लिए कई सारी पॉलिसीज अपनाई है। आपको पता होगा कि अभी 2-3 इंसिडेंट हुए थे, जैसे मैं आपको ये बताऊं इस मैप में, ये यहाँ जो ये POK है, ये POK आपको पता होगा यहाँ ये भारत का पार्ट है और ये भी भारत का ही पार्ट है, लेकिन ये POK के पास में है। तो यहाँ पे एक डैम बनाया जा रहा है बाशा डायमरबैन, ये चाइना ने भी अनाउंस किया है। एक तो ये हमारे लिए धमकी है, दूसरा ये जो लद्दाख रीजन है तो ये हमारा रीजन है, लेकिन यहाँ पर अक्साई चीन है और यहाँ पर चाइनीज जो हैं वो इंडियन आर्मी के साथ में भिड़ भी गए थे थोड़ा बहुत, उनके हेलीकॉप्टर भी नजर आए थे जिससे हमारा जेट भी उन्होंने सामना करने के लिए गए थे। फिर ये एक सिक्किम वाला पोर्शन है, सिक्किम में आपने नकुला सुना होगा, वहां पर भी इंडियन फोर्सेस के साथ में उनकी भिड़ंत हुई थी। साथ ही साथ नेपाल ने भी यहाँ लिपुलेक के आसपास में जो मानसरोवर जाने का रास्ता है उस पर ऑब्जेक्शन किया था और हमारे जो हमारे आर्मी चीफ है MM नरवणे, तो MM नरवणे ने बोला था कि ये चाइना जो कर रहा है उसी का ये है कि वो नेपाल को भड़का रहा है। तो ये कई सारी चीज़ें जो है नेपाल कर रहा है ताकि इंडिया जो है इसके अगेंस्ट न जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें अभी हो रही हैं और कई सारी कंट्री चाइना पे दबाव बना रही है। तो अब देखना है कि WHO की मीटिंग में क्या सार निकल कर आता है। चलिए तो आगे की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें WHO के बारे में अगर मैं थोड़ा बता दूं आपको, कभी पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले तो आप जानिएगा कि WHO की स्थापना 1948 को हुई थी, 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा इसमें 194 मेंबर हैं, इसलिए 62 मेंबर का तो मैंने बताया वही ये प्रस्ताव लेकर आए हैं। साथ में इसके जो चीफ हैं जिनकी भूमिका भी संदिग्ध है इन सारे में, इनका नाम है टेड्रोस अधेनोम। ये इथोपियन डॉक्टर हैं, तो इथोपिया के डॉक्टर हैं और इथोपिया में भी देखिए चाइना ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया, तो हो सकता है कि ये लिंकेज भी कहीं से मिलता हो। तो WHO के बारे में मैंने आपको बताया और अगर इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो वो जेनेवा में ही हेडक्वार्टर है, वहाँ पर ही मीटिंग होने वाली है। तो आई होप कि आपको बहुत सारे मुद्दे समझ में आए होंगे। और ये आप देखिएगा कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो ये कुछ ही मुद्दे जो बार बार रिपीट होकर आते रहते हैं, इनसे आपका नॉलेज भी बढ़ता है, साथ ही किसी मुद्दे को आपकी समझ जो है उसको गेट करने की वो भी बढ़ती है और कैसा भी सवाल आ जाए तो हम उसको कर सकते हैं। तो इस तरीके के हमें इश्यूज देखते रहने चाहिए। फिर देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा क्वेश्चन है कि विश्व सॉफ्ट बैंक एक ग्रुप है, किस देश से संबंधित है जिसने वित्तीय वर्ष 2019-20 में, ये हिंदी में लिखा है, $8.9 बिलियन का घाटा हुआ है, इसको घाटा हुआ है। तो कौन से बैंक का? तो ये जापानीज बैंक है
और इसको इतने बिलियन का घाटा हुआ है, और ये बहुत ही रेयर है क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट बैंक भी है और कई सारी कंपनियों में इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, और कई सारी कंपनियों का तो जो वैल्यूएशन था वो घट गया, और कई सारे जो नए नए सेक्टर में इसमें इन्वेस्टमेंट किया उससे भी इसको लॉस हुआ है। तो एक बड़ा कह सकते हैं कि कोविड-19 की सिचुएशन से पहले इसको घाटा हुआ है, तो इस वर्ष तो इसका घाटा बहुत ज़्यादा हो सकता है। सॉफ्टवेयर का दाम मैं इसलिए भी लेकर आया हूँ कि आपने जैकमा का नाम सुना होगा, और जैकमा जो है अलीबाबा के संस्थापक हैं। एक कंपनी है जो अमेजोन की तरह काम करती है, ई कॉमर्स कंपनी है। ये जैकमा जो है सॉफ्ट बैंक के ग्रुप में थे और डायरेक्टर के पद पर थे। उन्होंने हाल ही में इससे रिजाइन का अनाउंसमेंट भी कर दिया है। तो ये चीज़ें दोनों इससे रिलेट करती हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, कौन सी चीनी टेक कंपनी को अमेरिका में पूर्ति से संबंधित बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है? तो आप देखिए इसमें भी पैच है जो आपको समझने की ज़रूरत है। एक चीनी कंपनी है जिसका नाम है हुवेई, और ये हुवाई जो है ये अमेरिका में काम करती है, मोबाइल्स वगैरह बनाती है। इस पर यूएसए ने और डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेसिफिकली ये बोला था कि ये इनकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो यूएसए की वो चाइना तक पहुंचाती है। तो इस पर कई सारे बैन रेस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगाए थे, और अभी हाल ही में बोला था कि इस चाइनीज़ कंपनी को, जो बहुत सारी अमेरिकन इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनीज़ हैं जो कि इनको सिलिकॉन या ये चिप की सप्लाई करती है, जितनी भी चिप मेकर हैं जो सिलिकॉन की बनी होती है, तो चिप मेकर को के द्वारा इनको सप्लाई करने से मना कर दिया था। ये रेस्ट्रिक्शन थे, इससे इनको बड़ा लॉस हो सकता है। और चूंकि चाइना का इसमें इंटरेस्ट है और चाइना का ये नेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसको चाइना जो है वर्ल्ड में एम्फेसिस बनाने के लिए यूज़ करता है, तो चाइना इसका विरोध कर रहा है। और आपको पता होगा चाइना और यूएसए के बीच में तो ट्रेड वॉर चल ही रहा है, तो इन दोनों के बीच में बहुत बड़ी खींचतान है, और उसमें हुवेई का जो कंपनी है वो पिसती जा रही है। इस पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हो रहे हैं। तो ये चाइना की कंपनी है, कभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय कंपनी के द्वारा अब तक का सबसे बड़ा अधिकार निर्गम किया जा रहा है? अधिकार निर्गम को हम क्या बोलते हैं? राइट इशू। तो देखिए ये जो है करीब 53,300 करोड़ का ये राइट इशू किया जा रहा है, और ये राइट इशू किया जा रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। अगर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज के राइट इशू के बारे में, तो राइट इशू क्या होता है दोस्तों? अधिकार निर्गमन तो इसका हिंदी है। राइट इशू होता है कि आप कभी भी शेयर अगर इशू करते हैं मार्केट में, तो आप सबसे पहले अपने जितने भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको बोलते हैं कि आप हमारे शेयर खरीदिए, उनको ऑफर होता है। और अगर वो उनको हालांकि ऑब्लिगेशन नहीं, वो चाहे तो खरीदे नहीं खरीदे, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी यही दी जाती है कि अगर वो खरीदेंगे तो उनको ही पहले शेयर दिए जाएंगे। राइट इशू का मतलब होता है कि उनका एक राइट है। दूसरा, ये जो राइट इशू का शेयर है जो रिलायंस लेके आ रही है वो 1:15 के रेशो में लेके आया जा रहा है, यानी 15 जिनके पास एग्जिस्टिंग शेयर है उनको एक शेयर दिया जाएगा। अगर कोई खरीदता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खरीदता है तो ये दूसरे को इशू किए जाएंगे बाद में। तो इनका राइट है ये इशू खरीदें। दूसरा, राइट इशू एक्चुअली तब लाया जाता है जब कंपनी को वास्तव में पैसों की नीड होती है और वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पैसे की डिमांड करती है। लेकिन यहाँ पर एक उल्टा मामला हो रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री को इस तरीके से पैसे की जरूरत नहीं। आपको पता होगा रिलायंस जियो में भी कई सारा इन्वेस्टमेंट आया है अभी, लेकिन एक कंपनी है अरामको कंपनी भी है सऊदी अरेबिया की, जो भी रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रही है। फेसबुक ने इन्वेस्टमेंट किया है, एक सिल्वर कंपनी है उसने इन्वेस्टमेंट किया है, अभी एक और स्पेसिफिक आई है कंपनी उसने इन्वेस्टमेंट किया है। और रिलायंस इंडस्ट्री तो चाह रही है कि इस बार कर्ज मुक्त हो जाए, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री राइट इशू इस बार इसलिए लेकर आ रही है क्योंकि वो अपने शेयर होल्डर्स को एक तरीके से गिफ्ट के तौर पर ये चीजें कर रही है और उनमें विश्वास बढ़ाने के लिए भी ये चीजें कर रही है। तो राइट इशू लेकर एक आया जा रहा है, और ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा राइट इशू होगा और इस कंपनी का पहला राइट इशू होगा पिछले 3 दशकों में। तो ये रिलायंस इंडस्ट्री का राइट इशू है। करीब 1257 रुपये इन्होंने अमाउंट कोट की एक शेयर के लिए, जो कि 14% डिस्काउंट पर मिलेगा। जो मार्केट में 1400 करीब प्राइस है उसका 1400% डिस्काउंट पर ये मिलेगा शेयर इशू। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने महीने तक आईबीसी कोड के तहत डिफॉल्टर के विरुद्ध नए केस दर्ज नहीं किए जाएंगे? तो पहले आईबीसी के बारे में भी अगर हम जाने, वैसे इसका आंसर तो 12 महीने है, यानी 1 साल तक कोई भी केस आईबीसी के तहत कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है या डिफॉल्ट कर जाती है, उसका लोन एनपी हो जाता है, तो उसके खिलाफ केस दर्ज नहीं किया जाएगा। अब किसके तहत केस दर्ज नहीं किया जाएगा? तो आईबीसी के तहत केस दर्ज नहीं किया जाएगा। तो आईबीसी क्या है? आईबीसी है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। ये इंसॉल्वेंट बैंकरप्सी कोड 2016 में लाया गया था। इसको दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बिल भी कहते हैं। तो ये क्या है? देखिए कोई भी कंपनी जो है अगर वो पहले दिवालिया हो जाती थी, तो अगर कंपनी चाहती थी कि वो जल्दी से अपना बिजनेस बेच के सारे कर्ज चुकाए,
तो भी हमारे कंपनी लॉ में बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे, उसमें 5-6 साल लग जाते थे। दूसरा, इस कंपनी के अगर कोई लेनदार है, क्रेडिटर्स हैं, उनका पैसा अगर वापस लेना है तो इनके पास जो है इसको दिवालिया घोषित करने के अलावा, कोर्ट में जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तो बाद में 2016 में बढ़ते एनपीए के कारण ये जो है एक्ट लाया गया, और इस एक्ट में एक बनाया गया संस्था जिसको बोलते हैं एनसीएलटी। एनसीएलटी क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है। और इस ट्रिब्यूनल में कोई भी क्रेडिटर का मतलब लेनदार होता है, कोई भी मांगने वाला व्यक्ति जो है वहां पर जा सकता है, और अगर 75% क्रेडिटर इससे सहमत है तो इनका मामला जो है इस एनसीएलटी में जाएगा और इसके लिक्विडेशन के लिए प्रोसेस चालू हो जाएगी। लिक्विडेशन का मतलब यह है कि उस कंपनी को एक प्रपोजल एनसीएलटी की तरफ से जाएगा, और अगर वो एग्री करती है तो उसके लिक्विडेशन की प्रोसेस, यानी कि उसकी संपत्तियों को बेचकर उसके सारे कर्जदारों का और बैंक का कर्ज चुकाने का प्रोसेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें केवल 180 दिन का टाइम घोषित किया गया, यानी 6 महीने में। हाँ, ये बाद में 3 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, फिर भी ये मान के चलिए कि 1 साल में सारी प्रोसेस हो जाएगी। तो ये आईबीसी इसी के लिए लाया गया था। और अगर कोई कंपनी चाहे तो वो खुद भी एनसीएलटी में जा सकती है। अगर कोई क्रेडिटर नहीं जा रहा है, कंपनी को लगता है कि हम दिवालिया हो गए हैं और अगर हमारा काम आगे नहीं चलेगा, तो वो कंपनी खुद भी इसमें जा सकती है। तो ये इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के तहत एनसीएलटी का गठन किया गया था। साथ साथ इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी में अगर मैं फर्क बताऊं तो कोई भी कंपनी अगर सोचती है कि मैं दिवालिया हूं और अगर आगे बिजनेस नहीं चल पाएगा तो उसको इंसॉल्वेंसी बोलते हैं। लेकिन अगर उसको लीगली किसी भी संस्था के द्वारा लीगली उसको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तो फिर उसको हम बैंकरप्ट बोलते हैं, या बैंक्रप्सी उसको बोला जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड है। अभी इसमें 2-3 प्रावधान जो है सरकार लेकर आई है। सबसे पहले तो ये यहाँ पर जो एक मैंने क्वेश्चन पूछा है कि 1 साल तक फ्रेश केस आईबीसी के तहत रजिस्टर्ड नहीं किए जाएंगे, ताकि कंपनियों को जो डिफॉल्टर है, कोविड-19 के कारण प्रॉब्लम खराब है, उससे रिलेटेड इनको राहत मिले। दूसरा, ये इन्होंने बोला है कि एमएसएमई के तहत जो कंपनीज हैं उनको अब आईबीसी के तहत इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसके लिए कोई अलग ही इंडिपेंडेंट उनके लिए मेजर लेके आएंगे, ताकि उनके लिए अलग ये काम हो सके, क्योंकि बड़ी कंपनियों और एमएसएमई में फर्क है। तो देखिए, गवर्नमेंट बहुत सारा काम जो है एमएसएमई के लिए कर रही है। अगर आपने मेरा पहले के लेक्चर्स देखे हैं तो आप मुझे बताइएगा कि एमएसएमई में जो नई लिमिट कर दी है उसमें स्मॉल जो कंपनीज हैं उनके लिए क्या लिमिट रखी है। अगर आपने वास्तव में पढ़ाई की तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि स्मॉल के लिए क्या लिमिट उन्होंने रखी है। तो इसमें एक तो उन्होंने ये किया है कि 1 साल तक फ्रेश केसेस नहीं होंगे। दूसरा, ये इन्होंने किया है कि एमएसएमई के लिए अलग कोड वो लेके आएंगे। तीसरा, उन्होंने बोला है कि जो डिफॉल्टर होते थे उसमें ये जो लिमिट थी इस एनसीएलटी में जाने की, वो पहले 1 लाख थी। अब ये बोला है कि इस 1 लाख को बढ़ाकर 1 करोड़ कर देंगे, ताकि बड़ी कंपनियों के लिए ही इसमें प्रोसेस होगा और छोटी कंपनियों को इसमें प्रोटेक्शन मिलेगा। तो अभी सरकार इन कंपनियों को बचाने के लिए जुगत कर रही है। तो ये बहुत सारी चीजें जो है ये लेकर आई हैं इस इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड के लिए। अभी तक अगर हम इसका इतिहास देखें तो करीब 3254 कंपनियों के रेजोल्यूशन के लिए इस एनसीएलटी में फाइल किया गया था। तो उसमें से कई सारे केसेस तो क्रेडिटर्स ने फाइल किए थे और उसमें से रिजेक्ट भी हुए हैं, लेकिन कई सारे केसेस का इसमें सॉल्यूशन हो गया है और करीब 190 केसेस जो है इसमें अप्रूव्ड हो गए हैं। 246 केसेस जो है इसमें क्लोज्ड हो गए हैं और करीब 700-800 केसेस को प्रोसेस में लिया गया है। तो ये एक बड़ा एनपीए से लड़ने के लिए हथियार हो सकता है, जहां पर बहुत ही जल्दी प्रोसेस करके इन कई सारी चीजों को हम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। 10 क्वेश्चन में लेकर आया था और उम्मीद करता हूं कि आप इस ज्ञान सागर में गोते लगा रहे होंगे, डूब रहे होंगे और आगे के सेशन का बेसब्री से इंतजार करेंगे। आई होप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।